ये 15 साल पुराना किस्सा है। इन दिनों आसिफ और रिजवान मेडिकल के तालिब इल्म थे। एक मर्तबा क्लास में वो इंसानी ढांचे के बारे में पढ़ रहे थे कि टीचर की आवाज़ें आई। डियर स्टूडेंट, कल से जो 2-6 टाहे स्टार्ट हो रही हैं, इस्लामी त्यौहार के सिलसिले में इन 2-6 टूहे के बाद मैंने अब से पूरे इंसानी ढांचे का टेस्ट लेना है। घर आकर आसिफ और रिजवान को पूरा यकीन था कि वो इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक उनके जहन में इंसानी ढांचे की खोपड़ी की हड्डियों के नाम और साख्त वाज़े नहीं हो रहे थे। वो दोनों किताब खोले इंसानी ढांचे पर लिखा हुआ मजमून पढ़ रहे थे कि अचानक आसिफ बोला, अगर हम कहीं से एक इंसानी खोपड़ी ले आएं तो हमारा काम बन सकता है। हम खोपड़ी को सामने रखकर अच्छी तरह से खोपड़ी की साख्त के नाम याद कर सकते हैं, रिजवान ने कहा। अरे भाई, ये जो हम अपने मोबाइल पर नेट से खोपड़ी की फोटो और मालूमात निकाल कर सामने रखे हुए हैं, कि इससे बात नहीं बन सकती है, आसिफ ने जवाब देते हुए कहा। मुस्तकबिल के डॉक्टर रिजवान साहब, हाथ में पकड़ी हुई चीज की बात ही कुछ और होती है। माना कर नेट पर सब कुछ है, मगर ये सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन की हद तक है। तुम मेरी बात पर गौर करो, तुमको समझ आ जाएगी कि जब हम खोपड़ी को अपने हाथों में पकड़कर इसमें मौजूद हड्डियों की साख्त पर गौर करेंगे तो हम कितनी आसानी से अपना टेस्ट याद कर सकते हैं। इस टेस्ट में हम दोनों को अच्छे नंबर लेना लाजमी है, वरना 2 माह कबल जो टेस्ट हुआ था इसमें भी हमारे कम नंबर आए थे और हमारे टीचर डॉक्टर अयाज साहब हम पर सख्त नाराज हुए थे। आसिफ की तकरीर सुनने के बाद रिजवान भी इस बात पर मानून गया कि अगर किसी जगह से खोपड़ी मिल जाए तो उनको वाकई बहुत आसानी हो जाएगी। अपना होने वाला टेस्ट क्लियर करने में चंद मिनट बाद रिजवान ने अपना मोबाइल पकड़ा और उसका इंटरनेट बंद करते हुए बोला, तो डॉक्टर आसिफ साहब, ये खोपड़ी वगैरह बाजार में तो फरोख्त होती नहीं, तो मेरे स्वीट दोस्त ये आएगी कहाँ से? आसिफ बोला, भाई, इस बात का तो यही हल है कि शहर से बाहर जो कब्रिस्तान है इसके गोरकुन से राब्ता किया जाए। वो मेरा थोड़ा बहुत वाकिफ भी है, ये मैं कल छठी के दिन कर लूँगा, कल शाम को मिलूंगा। बल्कि तुम ऐसा करना, कल शाम को आ जाना, हम इकट्ठे ही चलेंगे। दूसरे दिन शाम को रिजवान और आसिफ अपनी बाइक पर शहर से बाहर वाले एक कब्रिस्तान में जा पहुंचे, जहां का गोरकन आसिफ का वाकिफ था थोड़ा बहुत। गोरकन का मकान कब्रिस्तान के साथ ही था। जब आसिफ के दस्तक देने पर उसने दरवाज़ा खोला तो आसिफ को देखकर वो पहचान गया और बोला, खैर तो है ना आसिफ बाबू, आज कैसे आना हुआ, कहीं कोई फोतगी? आसिफ ने इसकी बात करते हुए कहा, नहीं नहीं कमरदीन साहब, हमारे यहाँ कोई फोतगी नहीं हुई और सब खैर खैर ईद है। बस तुमसे कुछ काम पड़ गया था, क्या हम यहाँ ही खड़े रहेंगे? अरे नहीं बाबू जी, आप अंदर आ जाएं, आज तो वैसे भी मैं अकेला हूँ, मेरे बीवी बच्चों के साथ अपने वालिदैन के घर गई हुई है। गोरकन ये कहता हुआ इन दोनों को अपनी सादा सी बैठक में ले आया। जैसे ही वो चारपाई पर बैठे, गोरकन उनके मना करने के बावजूद बोतल लेने घर के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो नमूदार हुआ तो इसके हाथ में पकड़ी ट्रे में 1.5 लीटर की मशरूब की बोतल, प्लेट में निम्को और 3 गिलास उनको नजर आए। बोतल पीने और थोड़ा सा निम्को खाने से फारिग होकर आसिफ अपने मतलब की बात पर आ गया। पहले इसने रिजवान का तारुफ करवाया, फिर अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का बताया और फिर असली बात पर आ गया। जब उसने गोरकन से कहा, हमको एक इंसानी खोपड़ी चाहिए, तो गोरकन ने चौंक कर इन दोनों की तरफ देखा। इसी वक्त आसिफ ने 500 रुपए का नोट जबरदस्ती इसकी जेब में डाल दिया। गोरकन ने पहले तो खोपड़ी निकाल कर देने से माजरत कर ली, मगर जब आसिफ ने उसको यकीन दिलाया कि वो खोपड़ी किसी गलत मकसद के लिए नहीं ले जा रहे, वो मेडिकल के स्टूडेंट हैं और उनको वाकई ही तालीमी सरगर्मी में इस्तेमाल करने के लिए खोपड़ी दरकार है, तो गोरकन ने यह कहते हुए खोपड़ी निकाल कर देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ठीक है साहब, मगर उसकी मजीद कुछ कीमत भी देनी होगी। आसिफ ने मजीद 500 रुपए इसको दिए तो इसने उनको रात 10 बजे आने का कहा। वो वापस चले आए। घर आके रिजवान ने आसिफ को कहा, आसिफ, मैं तो पहली मर्तबा इतनी रात गए कब्रिस्तान जाऊंगा, कहीं मुझे कोई रूही ना चिंभ जाए। तो आसिफ हंसता हो अलिफ बोला, अबे गामोर, तो मैं क्या रोज रात को कब्रिस्तान जाता हूँ? क्या मैं कफन चूर हूँ? तुम घबराओ नहीं, गोरकन हमारे साथ होगा। रात 9 बजे के करीब आसिफ ने घर वालों से बहाना बनाकर 2 घंटों की इजाज़त मांगी कि उनका एक दोस्त बाइक से गिर कर जख्मी हो गया है और वो इसे अस्पताल देखने जा रहा है।
साथ रिजवान भी होगा। अगरचा अब्बाजान ने उसको इजाज़त दे दी मगर उनकी आंखों में शक के साए वाज़े तौर पर देखे जा सकते थे। खैर साहिब वो घर से निकला तो हल्के बादलों में बिजली रह रह कर चमक रही थी। रिजवान को साथ लेकर वो जब शहर से बाहर बड़े कब्रिस्तान की सड़क पर मुड़े तो मौसम हल्की हल्की हुआ चलने और बिजली चमकने से मजीद पुरअलिफ सरर हो गया। कब्रिस्तान से करीब ही गोरकन का मकान था। गोरकन को साथ लिया। गोरकन ने खोदने वाली कुदाल और एक टार्च हाथ में पकड़ी हुई थी। कब्रिस्तान के गेट में दाखिल होते ही जब बिजली चमकी तो एक लम्हे के लिए उनको कब्रों की तवील कतार नजर आए। तब इन दोनों के दिल खौफ से धड़क उठे और जिसमें खौफ की लहर दौड़ने लगे। रिजवान ने एक लम्हे के लिए सोचा कि वो वापस चला जाए मगर फिर दोस्त के साथ होने का हौसला पाकर वो भी आगे बढ़ता गया। कब्रिस्तान के दरख्त चमकती हुई बिजली में नजर आ जाते वरना उनके साए गहरे काले रंग के लग रहे थे जैसे बहुत सारी चुड़ैलें एक साथ खड़ी हों। कुछ दूर चलने के बाद गोरकन बोला, साहिब यह कब्र किसी वकार साहिब की है और मैंने देखा है इसकी देखभाल को भी बहुत कम आते हैं। इसके वारिस तो मैं आपको इसकी खोपड़ी ही निकाल देता हूँ। ये कहकर वो अपना बेलचा सा जो इसने हाथ में पकड़ा हुआ था इससे कब्र की मिट्टी हटाने लगा। आसिफ बाबू, गोरकन ने हिदायत देते हुए कहा, अब ये टार्च सिर्फ इस कब्र पर रखो, इधर अलिफादेर ना रोशनी करना। रिजवान एक तरफ खड़ा ये खौफनाक कब्रिस्तान देख रहा था। डर के मारे उसका पसीना छूट रहा था मगर वो पानी बेइज्जती के डर से वापस नहीं जा रहा था। थोड़ी देर में गोरकन ने मिट्टी हटा दी। पत्थर की सिल इसने जरा सी खिसकाकर हटाई और फिर चंद ही मिनटों में कब्र ओपन हो चुकी थी। अब तो टार्च पकड़े आसिफ का दिल भी नामालूम खौफ से घबरा उठा। वो अब टार्च की रोशनी तो कब्र के अंदर देखने की हिम्मत इसकी भी नहीं हो रही थी। इसने वक्त काटने के लिए गोरकन से सवाल कर दिया, कमरदीन, तुमको डर नहीं लगता कब्रिस्तान में? तो वो बोला, साहिब अगर हम डर गए तो फिर पेट कैसे भरेगा हमारे बच्चों का? हमारे तो बाप दादा का यही काम है जो कि अब मैं कर रहा हूँ। कुछ देर बाद गोरकन ने जब अपना हाथ कब्र से निकाला तो उसके हाथ में खरबूजे की तरह पकड़ी हुई खोपड़ी देखकर रिजवान आसिफ भी घबरा गया। गोरकन ने अपनी जेब से कपड़े का काला थैला निकालते हुए इंसानी खोपड़ी को इसमें खरबूजे की तरह डाल दिया। फिर वो थैला एक साइड पर रखकर कब्र को बंद करने लगा। कुछ वक्त की मेहनत के बाद कब्र बंद हो गई। तब गोरकन ने मिट्टी फिर से कब्र पर डाली। अलिफ वर हाथ छाड़ता हुआ कहने लगा, ये लो साहिब अपनी मतलूबा चीज। आसिफ अब इस थैले को हाथ में पकड़ते हुए भी घबरा रहा था मगर हौसला करके इसने थैला जैसे ही पकड़ा तो इसको लगा जैसे इसकी अपनी जिंदा सलामत खोपड़ी जो इसके कांधों के ऊपर थी इसमें गर्मी सी भर गई हो। गर्मी लगने का यह सिलसिला जल्द ही खत्म भी हो गया मगर इन दोनों के दिल अब भी घबराहट सी महसूस कर रहे थे।